चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ इन वन शॉट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, तो इस चैप्टर के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों क्रिएट किया गया था एंड कैसे क्रिएट किया गया था। तो सबसे पहले जाने की कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिनकी मदद से कंट्री को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है। तो आपको ये इमेज दिख रही होगी, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जिनकी मदद से हमारी कंट्री इंडिया को गवर्न किया जाता है। अब एक सवाल आता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। तो चलिए उनको वन बाय वन समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कोऑर्डिनेशन मिलता है। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, लोग मिलजुल कर रह पाते हैं। सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। एश्योरेंस का क्या मतलब होता है, गारंटी। गारंटी प्रोवाइड करता है किस चीज की, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स लिखे हुए हैं उनको सभी लोग फॉलो करेंगे। तो अब इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group. अब हर एक कंट्री को अपने आप को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स की जरूरत होती है। ठीक है, जो उन कंट्री के सिटीजन्स फॉलो करते हैं। अगर कुछ सिटीजन्स को लगता हो कि हम क्यों फॉलो करें इन रूल्स को, तो हम उनको देख के फॉलो नहीं करेंगे कि भाई यही फॉलो नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। इसी वजह से जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे हुए हैं वो लीगली एनफोर्सेबल है, यानी कि हमें उनका पालन करना ही करना पड़ता है। हमें इस चीज की गारंटी है कि सभी लोग इन रूल्स को फॉलो करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे कंट्री के अंदर कुछ कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है और सोसाइटी जस्ट बनती है, मतलब सोसाइटी बहुत अच्छे से रह पाती है, कोऑर्डिनेशन एनहेंस होगा। क्यों, देखो कॉन्स्टिट्यूशन से हम सभी को सेम रूल्स मिले हैं कि अगर मैं वहां नहीं जा सकती तो कोई भी नहीं जा सकता। तो इससे कोई भड़काऊ मुद्दा कुछ उठेगा नहीं, सब लोग आराम से रहेंगे कि ठीक है वो नहीं जा सकता मैं भी नहीं जा सकती, नॉर्मल सी बात है। सेकेंड पॉइंट है स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई कर रखा है कि डिसीजन लेने की पावर किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है, जुडिशियरी के पास है, किसके पास है। तो सभी की पावर स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया गया है कि कौन डिसाइड करेगा लॉज को, किसके पास पावर है लॉज को डिसाइड करने की। In the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policies, and that Parliament itself be organized in a particular manner. हमारे Indian Constitution में ये specified है कि ज़्यादातर टाइम Parliament डिसाइड करती है laws और policies को। ठीक है, और पार्लियामेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगी वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड है। सेकेंड पॉइंट देखो, ये अभी हमने पढ़ा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन मेकिंग पावर्स को डिवाइड करता है अलग अलग लेवल में। जुडिशियरी के पास क्या पावर है, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, ये सब कुछ स्पेसिफाइड है। ठीक है, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट की पावर के ऊपर भी एक लिमिटेशन डालता है। The third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के ऊपर क्या क्या इम्पोज कर सकती है उसके ऊपर भी
कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट्स डालता है। ये लिमिट्स क्या है? लोगों के फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये लिमिट्स फंडामेंटल मतलब कंट्री के सभी सिटीजन्स को ये लिमिट्स यानी कि ये राइट्स दिए गए हैं जिनके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो वॉयलेशन नहीं कर सकती। यानी कि लोगों को राइट्स मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, मुझे मिले हुए हैं, सबको मिले हुए हैं, तो गवर्नमेंट उन राइट्स को हमसे छीन नहीं सकती। और ये राइट्स गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से, दो वेज में लिमिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को। देखते दोनों के दोनों वेज। पहली लिमिट क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उनको गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती। दूसरी सिनेरियो एक बार हम देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट। कई बार क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, इन लॉज को, इन राइट्स को हमसे ले लिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट इनको वायलेट कर सकती है और किस सर्कमस्टांस में वायलेट कर सकती है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड है। तो आपने ये वर्ड सुन रहे हो बार बार, स्पेसिफाइड। तो हमारी गवर्नमेंट का हर एक छोटे से छोटा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड है, जब भी इतना टाइम लगा इसको बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को पावर देता है सोसाइटी की एस्पिरेशंस और गोल्स को फुलफिल करने के लिए। Many 20th century constitution, of which the Indian constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things to express the aspirations and goals of society. 20th century में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, जिनमें से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर देता है, एनेबल करता है कि गवर्नमेंट लोगों की एस्पिरेशंस और गोल्स को फुलफिल कर सकती है। The framers of Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all it's necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect। जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये सोचा कि भाई हर एक पर्सन के पास कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ को आराम से, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सके। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी हैं जिनके जरिए वो लोगों की लाइफ को एनहेंस कर सकती है। The Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट को पावर दी है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स ले सकते हैं, लोगों के भले के लिए कुछ मेजर्स ले सकती है जो कि लीगली एनफोर्सेबल है, यानी कि जो सभी को मानने ही मानने पड़ेंगे। Such enabling provisions have the support of the preamble, और preamble भी कॉन्स्टिट्यूशन को इस मामले में सपोर्ट करता है। And these provisions are found in the section of fundamental rights, और ये जो provisions है ये फंडामेंटल राइट्स जिस पार्ट में लिखे हुए ना वहीं पर ये सारी चीजें लिखी हुई है। The directive principles of state policy also enjoin government to fulfill certain aspirations of the people। अब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी गवर्नमेंट को एनेबल करती है कुछ एस्पिरेशंस, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, कुछ इच्छाएं फुलफिल कर सके गवर्नमेंट, तो ये वाला पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को अनेबल करता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते, ये गवर्नमेंट कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं है करनी ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन है वो क्या है कि वो गवर्नमेंट को एनेबल करता है, पावर देता है कि गवर्नमेंट लोगों की एस्पिरेशन और गोल्स को फुलफिल कर सके और जिससे एक सोसाइटी जस्ट बन जाती है, अच्छी बन जाती है, ठीक है। Now next point is fundamental identity of people। So a constitution expresses the fundamental identity of a people। So हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी को भी एक्सप्रेस करता है। क्या मतलब है इसका? यानी कि this means the people as a collective entity come into being only through the basic constitution। यानी कि लोग इकट्ठे एक
एंटिटी कब बनते हैं, जब वो सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि सेम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। इट इज बाय एग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ शुड बी गवर्न एंड हु शुड बी गवर्न दैट वन फॉर्म्स अ कलेक्टिव एंटिटी। देखो, हमारी कंट्री है इंडिया, हम सभी सेम रूल्स को फॉलो करते हैं, सेम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो हमारी एक अलग एक कलेक्टिव पहचान बनी ना कि हम सेम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो यही लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सेम पहचान भी देता है। One has many sets of identities that exist prior to a constitution. सबके पास बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी। But by agreeing to certain basic norms and principles, one constitutes one's basic political identity. लेकिन जब हम सब लोग एक ही तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हम जब सेम नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमें कौन सी आइडेंटिटी मिलती है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। सेकेंड, constitutional norms are the overarching framework within which one pursues individual aspirations, goals and freedoms. तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स की मदद से हम अपने एस्पिरेशंस, गोल्स और फ्रीडम्स को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स ऑथोरिटेटिव कंस्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट डू। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे रूल्स देता है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी डालता है। क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीजें बताता है कि ये हम लोग नहीं कर सकते, ये हम कर सकते हैं, तो इसने कुछ हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स भी तय कर रखी हैं। इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज दैट वी मे नॉट ट्रेसपास। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल वैल्यूज बताई गई हैं जिन्हें हम ट्रेसपास नहीं कर सकते, जिन्हें हम वायलेट नहीं कर सकते। So the Constitution also gives one a moral identity. तो ये हमें moral identity भी देता है। Next is the authority of a constitution, यानी कि constitution के पास क्या power है, क्या authority है। In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state. कई देशों में क्या होता है, constitution सिर्फ एक document होता है जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल लिखे होते हैं, एक स्टेट के बारे में, कंट्री के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी होती है, रूल्स लिखे होते हैं, स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। मतलब बहुत सारे देशों में ही ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं, रेगुलेशंस लिखी होती है कि कैसे स्टेट जो है वो वर्क करेगा, कैसे उसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे वो फॉर्म होगा। लेकिन कुछ कंट्रीज में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम do not have one single document that can be called the constitution. लेकिन कुछ देशों में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होता जिन्हें वो कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। Rather they have series of documents and decisions that taken collectively are referred to as the constitution. बल्कि उन देशों में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिन्हें वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोड ऑफ प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन का क्या मतलब होता है, प्रचार प्रसार। यानी कि जैसे कि हमने कोई भी हमें न्यूज मिली, ठीक है, तो उस न्यूज को कैसे प्रचार प्रसार किया जाता है, यानी कि कैसे उसे फैलाया जाता है लोगों के बीच, तो उसे प्रोमलगेशन बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे अब कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोमलगेशन कैसे हुआ था, कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ था। इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेन डिफंक्ट बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट सो पॉपुलर एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। कई देशों में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कामयाब नहीं हो पाता, डिफंक्ट रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी मिलिट्री लीडर ने बनाया हुआ होता है या फिर कोई ऐसे लीडर ने बनाया होता है जो कि इतना पॉपुलर नहीं था। तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो सभी लोगों को अपने साथ लेके चल सके। The most successful constitutions like India, South Africa and the United States are constitutions which was created in the aftermath of popular national movements.
तो कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा वी कैन से सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो कि नेशनल मूवमेंट्स के बाद बने हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? जब हम बहुत ज़्यादा सहज चुके थे, जब बहुत सारे मूवमेंट हो चुके थे हमारे कंट्री के अंदर, ब्रिटिशर्स का हम वी कैन से दबाव सह चुके थे, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फॉर्मली क्रिएट करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच। It drew upon a long history of nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बाद जाके बना था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी पावर, इतनी एबिलिटी थी कि वो सभी लोगों को अपने साथ लेकर चल सके। Some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum where all the people vote on the desirability of a constitution. तो कुछ कंट्रीज में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक रेफरेंडम की तरह लिया जाता है, यानी कि सब लोग वोट करते हैं कि हाँ भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो वही पॉइंट बताया गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. It is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provisions. तो बेसिकली एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान क्या होती है? उसके प्रोविजंस, उसके प्रोविजंस की वजह से ही लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों ना हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। उन प्रोविजंस की वजह से लोग उसे अडॉप्ट करने के लिए, फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं मेंटली। No constitution by itself achieves perfect justice. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से न्याय नहीं कर सकता खुद से, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को कन्विंस करता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे उन लोगों के प्रति न्याय होगा। The more a constitution preserves the freedom and equality of all its members, the more likely it is to succeed. एक कॉन्स्टिट्यूशन जितनी लोगों की फ्रीडम को प्रिजर्व करेगा, जितनी ज्यादा इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा लोगों को, उतना ज्यादा ही वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. Constitutions can be subverted by small groups who want to enhance their own power. छोटे छोटे ग्रुप्स जो अपनी पावर को खुद ब खुद बढ़ाना चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को दबाने की कोशिश करते हैं। Well-crafted constitution fragment power in society to prevent any single group from subverting it. एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खूबी होती है कि वो पावर्स को बांट देता है, जिससे क्या होगा कि कोई भी ग्रुप उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं करेगा, दबाएगा नहीं। One way of such intelligent designing of a constitution is to ensure that no single institution acquires monopoly of power. तो कैसे डिजाइन करना चाहिए कि भाई कोई भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन मोनोपोली ऑफ पावर एंजॉय ना करे। मतलब ऐसा होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हाथ में सारी पावर नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबर पावर दी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर के पास बहुत ज़्यादा पावर है या सारी ही पावर है, तो वो एक इंटेलिजेंट डिजाइनिंग होती है, ठीक है। This is often done by fragmenting power across different institutions. तो बांट देना अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में वो बहुत इंटेलिजेंट डिजाइनिंग होती है। For example, the Indian Constitution horizontally fragments power across legislature, executive and judiciary and independent statutory bodies like the Election Commission. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हॉरिजॉन्टली पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी को भी इंडिपेंडेंट पावर्स दे रखी हैं ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सके। Another important aspect of intelligent institutional design is, और इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का और फीचर क्या है वो देखते हैं, that a constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances.
अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, कुछ चीजें जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको बहुत रिजिड कर दिया, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, कि भाई ये कोई नहीं छीन सकता। साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि टाइम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस आ सके। टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड होगा, बहुत ज्यादा कठोर होगा, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ पाएंगे, तो वो टूट जाएगा, ठीक है। While a too flexible constitution gives no security, और अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कभी भी लॉज को बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ना ही ज्यादा रिजिड होना चाहिए और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल। The Indian Constitution strike a balance between the possibility of changing provisions and limits on such changes. तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस्ड है, यानी कि वो ना ही ज्यादा रिजिड है, उसके अंदर चेंजेस भी आ सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, फ्लेक्सिबल है और कुछ लिमिट्स भी है, यानी कि रिजिड है। तो बैलेंस्ड है, ना ही ज्यादा रिजिड भी नहीं है, ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। The Indian Constitution is described as a living document, and this arrangement ensures that no section or group can on its own subvert the Constitution. तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है बेसिकली, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि कोई भी सेक्शन या फिर कोई भी ग्रुप इस कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकता, कोई भी इसे दबा नहीं सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था? तो जल्दी से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी असेंबली ने क्रिएट करा था। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए। अब मैं आगे बताती हूँ। फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा वेल एंड गुड, ठीक है। विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ था, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। It held its first sitting on 9 December 1946. तो पहली सिटिंग कब हुई थी? 9 December 1946 को, and reassembled as Constituent Assembly for Divided India on 14 August 1947. और जब ये डिवीजन हो गया था, बंटवारा होने के बाद दोबारा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इकट्ठी कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 को। Its members were chosen by indirect election by the members of provisional legislature assemblies that had been established under the Government of India Act 1935. और इसके जो members थे, framers, वो कैसे चूज करे गए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था बाय, किसने किया था? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज के मेंबर्स ने, ठीक है। और ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली थी वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली एस्टेब्लिश की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंगली ये असेंबलीज जो है वो चूज की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, और इनसे ही इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा के ये मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स चूज करे गए थे। The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of the British Cabinet known as Cabinet Mission. Cabinet Mission के अकॉर्डिंगली ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करा गया था। तो कैबिनेट मिशन क्या था? इसे हम ब्रिटिश कैबिनेट कमेटी जो थी ना वो भी कहते हैं। तो इसने एक बेसिकली एक मिशन बनाया था, एक प्लान बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फ्रेम करी जानी चाहिए, उसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं। और क्या था इस कैबिनेट मिशन में वो हम समझते हैं। Each province and each princely state or group of states were allotted seats and proportional to their respective population. हर एक स्टेट में, हर एक प्रिंसली स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर सीट्स बांटी गई थी, ठीक है। रफली रेशियो के अकॉर्डिंगली सीट्स बांटी गई थी। As a result, the provinces were to elect 292 members, while the princely states were allotted a minimum 93 seats. जो प्रोविंसेस थे उन्हें लगभग 292 मेंबर्स चूज करने थे, जबकि प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स दी गई थी। The seats in each province were distributed among the three main communities. और जो प्रोविंसेस के अंदर जो सीट्स थी वो तीन कम्युनिटीज के बीच बांटी गई थी।
जो थे मुस्लिम, सिख्स और जनरल इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन के आधार पर। Members of each community in the provincial legislature assembly elected their own representatives by the method of proportional representation with the single transferable vote। तो इस प्रोसेस की मदद से लोगों ने क्या चूज करे थे, मेंबर्स चूज करे थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। The method of selection in the case of representations of princely states was to be determined by the consultation। और रिप्रेजेंटेटिव जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कैसे चूज करने हैं, वो कंसल्टेशन की मदद से, बातचीत की मदद से चूज किया गया था वो मेथड। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बेसिकली पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संख्या कम हो गई थी, 299 अब मेंबर्स रह गए थे। पहले पाकिस्तान के मेंबर्स भी इंक्लूडेड थे, लेकिन अब वो रिड्यूस हो गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा गया और 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अपना लिया गया 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन को पार्टीशन के बाद ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने बहुत सारे लेसन्स सीखे, ठीक है। वायलेंस जो पहले दंगा हुआ था उससे बहुत सारे लेसन्स सीखे और अब उन्होंने सिटीजनशिप राइट्स में रिलीजियस आइडेंटिटी को इंक्लूड नहीं किया, यानी कि लोगों को राइट्स मिलेंगे बिना किसी रिलीजन के। रिलीजन का कोई महत्व नहीं होगा, रिलीजन अपनी जगह है और पॉलिटिक्स अपनी जगह है। The Constituent Assembly was not elected by universal suffrage। Constituent Assembly universal suffrage यानी कि नॉर्मल जो वोटिंग होती है उससे नहीं चूज की गई, बट देयर वाज एन अटेम्प्ट टू मेक इट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो। मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशंस। सभी रिलीजन्स के लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह दी गई। एंड द असेंबली आल्सो हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, और शेड्यूल्ड कास्ट के भी 28 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली। असेंबली में सबसे ज्यादा कांग्रेस के मेंबर्स थे, ऑक्यूपाइंग 82% ऑफ द सीट्स आफ्टर द पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद भी 82% लोग कांग्रेस के ही थे। And it was a diverse party that accommodated almost all shades of opinion। और ये एक बहुत डाइवर्स पार्टी थी, बहुत अलग अलग मेंबर्स थे इसके अंदर, तो सभी तरीके के ओपिनियन इसके अंदर इंक्लूडेड थे। कांग्रेस में बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थी, बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे रखी थी, लेकिन इसने बहुत सारे प्रोसीजर्स को भी अपनाया जिससे उसे अथॉरिटी मिलती थी, यानी कि उसे पावर मिलती थी कि हाँ उसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। The members of the assembly deliberated with the interest of whole nation in mind rather than just representing their own communities or identities। जो members थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने पूरे देश को अपने ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। वो डिबेट करते थे, डेलिब्रेशन यानी कि डिबेट्स करते थे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे पूरे देश को ध्यान में रख के, ना कि अपनी खुद की कम्युनिटी और आइडेंटिटी को ध्यान रख के। There were many disagreements and debates on fundamental issues such as the system of government, the relationship between the states and the center, the powers of judiciary and property rights। तो बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट डिबेट्स हुई थी इन टॉपिक्स के ऊपर। फंडामेंटल इश्यूज थे ये कि गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, जुडिशरी की क्या पावर्स होनी चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स, इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। Only one provision of the Constitution was passed without virtually any debate। एक ऐसा टॉपिक था जो बिना किसी डिबेट के आराम से सब लोगों ने पास कर दिया था। वो क्या था? द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब होता है कि सभी लोग जो है बिना किसी भेदभाव के वोट कर सकते, जो 18 से ऊपर है। तो उस टॉपिक को सबने एक्सेप्ट कर लिया था बिना किसी डिबेट के। The authority of the Constitution came from emphasis on public reason, where members of the Assembly engaged in reasoned arguments and gave principal reasons for their positions। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कहाँ से आई?
लोगों के रीजंस थे। यानी कि जो भी मेंबर्स असेंबली के अंदर इंगेज थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स करे और उन्होंने मतलब लोगों के फेवर में बताया कि भाई अगर ये चीज़ है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ऐसे लोगों के आधार पर अपनी अपनी पोजीशन के आधार पर उन्होंने रीजंस दिए। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर 8 बड़ी बड़ी कमिटीज थी जिनके अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स पे वो बनाते थे अपनी प्रोविजंस, और जिनको चेयर किया था जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, यानी कि इनके अंडर आती थी वो कमिटीज। Each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly। हर एक कमेटी अपने अपने टॉपिक्स के ऊपर प्रोविजंस बनाती थी और फिर पूरी असेंबली मिलके उसके ऊपर डिबेट करती थी। यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड, एक अटेम्प्ट किया गया था अगर सभी लोग जो हैं उन प्रोविजंस से सहमत हो जाते हैं तो वो उनके खुद के इंटरेस्ट का नहीं होना चाहिए, पूरे देश को ध्यान में रख के वो उसको एग्री करेंगे। Some provisions were subject to the vote, but in each instance, every single argument, query or concern was responded to with great care and in writing। कुछ provisions के ऊपर voting भी करी गई और ये ध्यान में रखा गया कि हर एक argument, हर एक query, हर एक concern को ध्यान में रख के जो है decisions लिए जाए और लिखा जाए constitution के अंदर। The assembly met for 166 days। 166 डेज के लिए असेंबली रोज मिली, स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months, यानी कि 2 years 11 months के लिए वो सारे इकट्ठे आके बहस करते थे। इस सेशंस वर ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक अलाइक, और वो जो सेशंस थे वो लाइव होते थे, पब्लिक देख सकती थी और प्रेस वाले लोग भी देख पाते थे। इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट का क्या रोल था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव फंक्शनड विदाउट अ बैकग्राउंड कंसेशंस ऑन द मेन प्रिंसिपल्स द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एनश्राइन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं काम कर पाती अगर उन्हें मेन फीचर्स नहीं पता होते तो। These principles were forged during the long struggle for freedom and were inherited from the nationalist movement। जो ये प्रिंसिपल्स थे, ये जो मेन टॉपिक्स थे, ये कहाँ से आए थे? ये बहुत ज़्यादा लंबे स्ट्रगल के बाद आए थे। फ्रीडम के ऊपर जो पहले बहुत इतना स्ट्रगल चल रहा था उससे और बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट से इनका पता चला था कि भाई क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। The nationalist movement had debated many questions relevant to the making of constitution। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद एक क्वेश्चन आया कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाना चाहिए, सच एज शेप, क्या किस तरीके से हमें उसे शेप करना चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए इंडिया में, द वैल्यूज इट शुड अपहोल्ड, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, एंड द इनइक्वालिटीज इट शुड ओवरकम, और कौन कौन सी इनइक्वालिटी से उसे ओवरकम करना चाहिए। तो इन टॉपिक्स के ऊपर डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय नेहरू इन 1946। तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई वुड से आया नेहरू के जरिए 1946 में। एनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के पीछे क्या क्या वैल्यूज हैं, यानी कि किस हिसाब से किन चीज़ों के ऊपर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना चाहिए। एंड समराइज द प्रिंसिपल्स दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रॉट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उन्होंने वो जो सारे टॉपिक्स थे वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट से उभर कर आए उन्हें समराइज कर दिया, और जिसे हम आज प्रियम्बल कहते हैं वो उभर कर आया सामने। The values incorporated in the objective resolution inspired and summed up the substantive provisions of the Constitution, which gave institutional expression to fundamental commitments such as equality, liberty, democracy, sovereignty and cosmopolitan identity। तो इन टॉपिक्स के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा गया, और ये जो टॉपिक्स हैं जो ये प्रियम्बल के अंदर इंक्लूडेड है, तो हम कह सकते हैं प्रियम्बल ही वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। The Constitution is not just a maze of rules and procedures, but a moral commitment to establish a government that fulfills the promises made by nationalist movement। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स और प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, बल्कि एक मॉरल कमिटमेंट भी है।
कि हम जो है एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो सारे प्रोमिसेस को फुलफिल करेगी जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद किए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। जो तीसरा फैक्टर है जो कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है वो क्या है? बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तीन जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में बैलेंस रखना, बैलेंस इन पावर, तो वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल क्या है कि गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक होना चाहिए और उसे लोगों के वेलफेयर के ऊपर काम करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारा वक्त गुजारा इवॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने बहुत सारा टाइम जो है वो स्पेंड करा इन तीनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने में कि भाई कैसे हम इनकी पावर को डिवाइड करें कि बैलेंस रहे। दिस लेड टू द अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट। और इसके बाद हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म और फेडरल अरेंजमेंट को अडॉप्ट करा विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, जिसकी मदद से हमने पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है डिवाइड करा। The framers of the constitutions were not averse to borrowing from other constitutional traditions and they borrowed a number of provisions from different countries. अब जो फ्रेम करने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन का उनको ऐसा नहीं लगता था कि भाई हम दूसरे देश से क्यों उनका कॉन्स्टिट्यूशन बोरो करें। उन्होंने आराम से बहुत सारे देशों से कॉन्स्टिट्यूशंस बोरो करे हैं। Each provisions of the constitution had to be defended on grounds that it was suited to Indian problems and aspirations. हर एक प्रोविजन जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया है वो ये ध्यान में रख के डाला गया है कि वो इंडिया के प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशन के हिसाब से सही है या नहीं। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रोविजंस अडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों से हमने क्या क्या अडेप्ट करा, तो ये आपकी बुक में जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्पीकर एंड हिज हर रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो ये जो चीजें हैं वो हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ का आइडिया और स्पीकर वाली पोस्ट और उसका रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स का चार्टर, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की पावर और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स का चार्टर, ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमने लिया है। और रेजिडुअल पावर का आइडिया ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये जो तीन आइडियाज हैं ये हमने इनके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था क्या होते हैं, तो यू नीड टू कमेंट। सो ये सारी चीजें हमने दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की थी। सो लास्टली आई वुड से दैट आपको जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में बोले हैं वो आपको मेरे को कमेंट्स में कमेंट डाउन करने हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।